नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें HMI PLC और DCS एंड SCADA के बारे में जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा, और कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन सी ट्रेंड्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर, जो आपको समझने होंगे। आउटलाइन HMI है, फिर उसके बाद हम PLC, DCS और फिर SCADA, इनका डिफरेंस भी देखेंगे। अब व्हाट इज़ एन HMI? ये एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, यानी जो ह्यूमन है उसने कम्युनिकेट करना है मशीन से। अब मशीन का जो कंट्रोलर है जिसने इनपुट और आउटपुट्स की प्रोसेसिंग करनी है, दिस इज कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करेगा कि जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट को वो एक्टिवेट करेगा, वेरी करेगा आउटपुट प्रोसेस को, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एट द एंड जो ऑपरेटर है या इंजीनियर है उसको वो आउटपुट शो करेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ वो ग्राफ होगा या वैल्यूज़ होंगी या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी। फिर इसी तरह से अगर ह्यूमन ने यानी ऑपरेटर ने, सेकेंडली जो ऑपरेटर है ह्यूमन, उसने अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी एज पर नीड, या कोई एमरजेंसी अलार्म आ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी XYZ कोई फॉल्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्शन लेना है, तो वो मशीन को जो इंस्ट्रक्शन यानी कंट्रोलर के थ्रू देना है, वो HMI कोई एक ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जो जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शन दे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे या कमांड दे दे कि इस प्रोसेस को हॉल्ट कर दो और दूसरे प्रोसेस को रन कर दो, या इसको एग्जिट कर दो, रीसेट कर दो। तो ये सब काम जो है वो HMI टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो कि यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए, प्लांट पर्सनल इंटरेक्शन के लिए ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर। तो HMI जो है वो प्राइमरी ग्राफिकल इंटरफेस बिटवीन द प्लांट प्रोसेसर और ऑपरेटर जो इंटरेक्शन है उसके दरमियान जो है वो इंटरफेस है in order to control different processes. This is an example of a typical HMI. इसमें ग्राफिकली आप रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कि अगर एक वाटर फिलिंग प्लांट है, टैंक फिलिंग करनी है और टैंक का लेवल जो है वो ग्राफिकली भी शो करना है, उसकी वैल्यूज़ भी आनी है, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। इसी तरह उसके साथ पंप लगा है, जो वॉल्व है उसको आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ये इसका ड्रेन वॉल्व है, तो इन सब की एक्टिविटीज़ आप HMI पे शो कर सकते हैं। HMI का पर्पज़ ये होता है कि आप रिमोट लोकेशन से कहीं और बैठ के भी आप मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब HMI के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम देखेंगे कि HMI पैनल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर एज द कंट्रोलर, यानी जिस ब्रांड के आपने PLC लिए वो कंपनीज भी अपनी HMI बनाती हैं। इसके अलावा ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली HMIs बनाती हैं, और वो फ्लेक्सिबल होती हैं और ओपन एक्सेस होती हैं, दूसरी PLCs के साथ उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे सीमेंस से एलन ब्रैडली और जनरल इलेक्ट्रिक से शनेडर है, शनेडर का पुराना नाम मॉडिकॉन है, और रेड लाइन एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिपेंडेंटली HMI पैनल डिज़ाइन करती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि जो सारी ब्रांडेड जो कंपनीज हैं इनकी HMI एक्सपेंसिव होती हैं, और रेड लाइन जो है वो इकोनॉमिकल सोल्यूशन है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस स्लाइड में ये सीमेंस है, इनकी अपनी HMI है, और सीमेंस एलन ब्रैडली उनका लोगो ये इस तरह से है। सीमेंस तो अपना नेम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रिक का जो सिंबल है वो ये है, शनेडर इलेक्ट्रिक का ये सिंबल होता है, और रेड लाइन जो कंपनी आपको HMI डिज़ाइन करके देती है वो इनका सिंबल ये है। HMI सॉफ्टवेयर्स जो मैन्युफैक्चरर्स आपको देते हैं, तो वो खुद अपना सॉफ्टवेयर जो है वो एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको चाहिए HMI के लिए, और ये एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो जाती है। HMI जब आप यूज़ करेंगे तो उसका अपना एक सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना होता है ताकि HMI को आप प्रोग्राम कर सकें। फिर उसका कनेक्शन जो है वो PLC के साथ करने के बाद आप प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, तो PLC जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देती है प्रोसेस से भी और HMI से भी। इन द केस ऑफ अगर सीमेंस आप यूज़ कर रहे हैं तो विनसीसी सॉफ्टवेयर है जिसपे आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी HMI। विनसीसी जो एक बड़ा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है सीमेंस का, बहुत वाइडली यूज होता है,
और इसमें आप जो HMIs हैं, डिफरेंट ग्राफिकल, सिंपल, डिस्क्रीट, एनालॉग, सब डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एलन ब्रैडली है, उसका फैक्ट्री टॉक व्यू है, जो कि आप यूज़ करते हैं। और HMI एलन ब्रैडली की अगर आपने यूज़ करी है तो फैक्ट्री टॉक व्यू आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा HMI स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए। शिनेडर इलेक्ट्रिक जो है वो वीजियो डिज़ाइनर और साइटेक्ट इसका नेम ये है जो कि शिनेडर के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे विनसीसी जो है ये इसका सिंबल बताया है, फैक्ट्री टॉक है, और इसकाडा इसकाडा या वीजियो डिज़ाइन जो पीछे बताया था, वीजियो डिज़ाइनर जो कि शिनेडर के लिए यूज़ होता है। हैविंग द सेम वेंडर ऑफ PLC एंड HMI में सेम, अब एक एडवांटेज ये है कि अगर आप सेम वेंडर यूज़ करेंगे तो उनका सेम PLC और सॉफ्टवेयर, बट HMI का एडिशनल सॉफ्टवेयर तो आपको लाजमी लेना पड़ेगा सेम वेंडर से। और अगर आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखना चाहते हैं इकोनॉमिकली तो आपको एक इंडिपेंडेंट इस तरह की कंपनीज ढूंढना पड़ेंगी, जैसे रेडलाइन बताइए, तो आप उसको परचेज कर लें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं सीमेंस के साथ, क्योंकि सीमेंस की जो ब्रांड्स है एलन ब्रैडली इनके काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे एक टर्म है TIA पोर्टल, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। ये एक टूल बना के दिया सीमेंस ने जिसके अंदर तमाम बिल्ट-इन्स हैं फंक्शंस, यानी आप उसमें HMI भी डिज़ाइन कर सकते हैं, स्काडा का भी आप काम कर सकते हैं, VFD का भी काम कर सकते हैं। सारे इन्होंने जितने मल्टीपल जितने टूल्स ऑप्शंस हैं सीमेंस के, उन्होंने TIA पोर्टल के अंदर बिल्ट इन कर दिया। सिमुलेशन भी आप कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल HMI कॉमन प्रोटोकॉल्स आर मॉडबस, ईथरनेट, IP और प्रॉफीबस। तो ये तीन स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वाइडली यूज़। मॉडबस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, प्रॉफीबस भी यूज़ हो रहा है, जैसे सीमेंस ज़्यादातर प्रॉफीबस को ही यूज़ करती है, ये इसी का स्टैंडर्ड है। ईथरनेट IP भी PLCs के अंदर ऑप्शंस आ गया है, क्योंकि अगर आपने फास्ट कम्युनिकेशन करनी है बट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस तो उसके लिए आप प्रॉफी नेट केबल यूज़ करते हैं जो कि ईथरनेट की तरह ही है, और उसमें IP एड्रेस और मैक एड्रेस और डिवाइस नेम आपको यूज़ करना पड़ता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पे फिर आप फाइबर ऑप्टिक का आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक जो है वो 40 किलोमीटर तक विद 40 किलोमीटर तक अगर आपने करना है तो उसमें कई गीगाबाइट्स तक वो आप उस स्पीड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ मॉडबस और प्रॉफीबस और ईथरनेट IP है। मॉडबस और प्रॉफीबस में डिटेल में प्रीवियस बता चुका हूँ, और ईथरनेट IP जो है वो मैंने शॉर्ट बता दिया। These are all just industrial networks. Protocol information is easily found on each manufacturer's website. यानी कौन सा प्रोटोकॉल उनका यूज़ हो रहा है तो वो बिल्ट इन होता है डिवाइस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको डेटा केबल्स देते हैं, जिससे आपने PLC और IO डिवाइसेस अगर रिमोट लोकेशन पे आपने कम्युनिकेशन करनी है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। फील्ड डिवाइसेस को आपने IO मॉड्यूल से कनेक्ट करना है, RTU यूनिट से कनेक्ट करना है, तो ये मैन्युफैक्चरर आपको बता देते हैं। तो यहाँ इस पिक्चर में सिंपली ये बताया गया मॉड बस है और ईथरनेट IP है, प्रॉफी बस है, ये तीनों ही प्रोटोकॉल्स आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्शन करने के लिए इन ऑर्डर टू ऑटोमेट यूर प्रोसेस। क्या HMI डेस्कटॉप PC के तौर पर आप जो आपके डेस्कटॉप PC क्या उसको आप एज एन HMI यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के जहन में होता है कि मतलब HMIs are primarily used in a small scale automation environment, यानी बहुत छोटे उसमें स्केल पर अगर आपने ऑटोमेशन करनी है, सिंपल प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हाई स्पीड फॉर्मिंग प्रेस आपने ऑटोमेट किया है और उसके साथ एक HMI एक मेन यूनिट होगा मशीन का, उसके साथ रॉ मटेरियल होगा और वो प्रोडक्शन हो रही होगी, तो एक छोटे स्केल की ऑटोमेशन है, तो इसमें आप HMIs को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं। और अगर आप लार्ज स्केल की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डेस्कटॉप PC आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको स्क्रीन भी बड़ी चाहिए, फिर डेटा जो है वो स्टोर भी करना है, डेटा बेसिंग भी करनी है, डेटा एनालिसिस भी करना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिस पे आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इनकॉर्पोरेट करके अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। अब जो कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स हैं
वो मेन डेफिनेटली सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो कि आप यूज़ करेंगे, जो सारा काम करेंगे, डेटा एक्विजिशन भी करेंगे, उसको डिस्प्ले भी करेंगे, और डेटा बेसिंग का भी काम होता है उसमें। इंटेल्यूजन और iFix जो है ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके और उसको एज एन HMI भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वहाँ से जो डेटा है उसको गैदर करके उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, यानी स्काडा का भी आप काम कर सकते हैं इससे। वंडरवेयर और VT स्काडा ये एक और सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो दो पैकेजेस आपको बताएं, iFix और या इंटेल्यूजन, वंडरवेयर और VT स्काडा। अब DCS की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए आपको PLCs को एक रिव्यू करना होगा कि व्हाट आर PLCs। अब ट्रेडिशनली हाई स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस हैं, सिंगल बैच और या हाई स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस हैं। आप सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। PLCs have a relatively simple low cost design and are the core of the system। ऑटोमेशन में कंट्रोलर जो है उसका मेन काम होता है, मेन पार्ट होता है, और हार्ट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम आप कह सकते हैं PLC को। और डिफरेंट हर ब्रांड की आपको PLCs अवेलेबल हैं और इजी टू यूज़ हैं। देयर डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल एंड जेनरिक, इसलिए कि आपने जितने सेंसर्स या आउटपुट एक्चुएटिंग डिवाइसेस हैं जैसे न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक या VFDs हो गई, या स्टेपर मोटर हो गई, सर्वो मोटर ड्राइव्स हो गई, इनको आपने अगर इंटरफेस करना है तो इन सब का जो कनेक्शन पैटर्न वो सब एक ही जैसा है, और आप इसको किसी भी PLC से कनेक्शन कर सकते हैं। और डिफरेंट PLCs मैन्युफैक्चरर्स कंप्लीट आपको ड्राइव्स और जितनी ऑटोमेशन डिवाइसेस हैं वो बना के देते हैं, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ही ना हो कि इंटरफेस में कोई मसला हो। तो एक फ्लेक्सिबल और जेनरिक वो आपको बना के देते हैं, और आप दूसरी कंपनीज के साथ भी उनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि चाइनीज़ ब्रांड आपको सस्ती मिल जाएंगी तो आप उनको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत फास्ट है। PLCs का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं। ऑपरेटर यूजुअली इंटरैक्ट एंड कंट्रोल द सिस्टम यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ग्राफिकल डिस्प्ले। ये हम पहले बता चुके हैं कि जो इंटरेक्शन है PLC से ऑपरेटर का वो HMI के थ्रू होता है या कंट्रोल पैनल के थ्रू होता है। अब नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, DCS इज यूज फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स, यानी एक से ज़्यादा कंट्रोलर्स, एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं उनको अगर आपने कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको DCS सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाए, डाइंग प्रोसेस है, और डाइंग प्रोसेस के अंदर जो एक केमिकल कंपोजिशन है, कलर रेसिपी है, वो बनाई जाती है, फिर उसके हीट को मेंटेन किया जाता है, फिर रोलर्स में से उसको गुजारा जाता है, फिर इस पर स्टीम दी जाती है। तो डिफरेंट काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दूसरे डिफरेंट प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे बॉयलर है, बॉयलर को भी जो ऑटोमेशन है वो एक PLC बेस्ड कंट्रोल सिस्टम से हो रही होती है। अब ये डिफरेंट PLCs लगी हैं, उन सबको एक मास्टर कंट्रोलर यानी मेन कंप्यूटर सिस्टम जो कि आपका जिस पे स्काडा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया होगा, सॉफ्टवेयर जो इस पे मॉनिटरिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो आप स्काडा सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेंगे, और जिसका काम ये होगा कि डिफरेंट जो डिवाइसेस है उसको डिस्प्ले कर दें। DCS और स्काडा में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो मेजर फ़र्क है वो सिर्फ स्काडा में आप एक ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं, स्काडा के अंदर बहुत सारे DCS सिस्टम हो सकते हैं। अब DCS जो है उसमें भी आप डिफरेंट PLCs और प्रोसेसेस का जो डेटा है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी भेज सकते हैं इन डिफरेंट डिवाइसेस पर। तो इन सब का डेटा जो है वो गैदर होगा इस कंप्यूटर सिस्टम पे और ये डिस्प्ले करेगा। स्काडा के अंदर आप यूं कह लें इन सेंस कि वहाँ पे आपको डेटा बेसिंग भी चाहिए। अब इस DCS के अंदर आपने डेटा बेसिंग तो नहीं करी है, बस सिंपली आप डिस्प्ले कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं फंक्शंस को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी एक से ज़्यादा PLCs का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर एक प्रोसेस फेल हो गया, या जैसे कंप्यूटर कंट्रोलर यानी PLC प्रोग्रामेबल कंट्रोलर अगर वो फेल हो गया तो बाकी दूसरे प्रोसेस पे
कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि सिंगल पीएलसी का आप यूज़ करेंगे तो उसमें बस एक सिंपल ऑपरेशन है वो फेल हो गया। अब आप मल्टीपल प्रोसेस को अगर कंट्रोल कर रहे हैं डीसीएस में तो आप इस तरह का कनेक्शन भी कर सकते हैं कि बैकअप में इन सब का आपस में जो एक नेटवर्क बनाए कि अगर एक कंट्रोलर फेल हो जाए तो दूसरा जो है वो उसको लुक आफ्टर कर ले, तो बाकी जो प्रोसेस है उन पर कोई उसका इम्पैक्ट ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो। तो इन सब कामों के लिए डीसीएस जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। DCS would be complex and it would be used for larger and more complex processes that require a lot of interaction between many processors. अब प्रोसेसिंग टाइम है एज कम्पेयर टू अगर आप सिंगल पीएलसी तो वो जाहिर सी बात है स्लो होगा, क्योंकि मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको गैदर करना, उसको डिस्प्ले करना, फिर एनालिसिस के लिए भी आप उसमें जो डेटाबेसिंग सॉफ्टवेयर हैं वो आप जैसे SQL है उसका SQL बेस्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना स्लोअर हो जाएगा प्रोसेस। अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल डीसीएस नेटवर्क। अब ऑपरेटर स्टेशन जो है ये सबसे पहला जो है लेवल है और इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटर कंट्रोल सेंटर टिपिकली कॉल्ड ऑपरेटर स्टेशंस होते हैं, यानी OS सिस्टम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हैं, ऑपरेटर स्टेशंस हैं जो कि मॉनिटर करेगा और डेटा को प्रोसेस करना चाहेगा अपने अकॉर्डिंगली एक्शन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो डीसीएस का ये पहला लेवल है। अब डीसीएस के अंदर जो ओएस है वो हार्ट ऑफ द सिस्टम है और थ्रू ओएस द ऑपरेटर कैन ऑब्जर्व द ऑपरेशंस ऑफ द प्लांट, व्यू प्रोसेस वार्निंग्स एंड अलार्म्स, मॉनिटर प्रोडक्शन एंड मोर। ये तमाम काम जो ऑपरेटर है ये कर सकता है ओएस सिस्टम के थ्रू। अब सेकंड लेवल है इसके अंदर सर्वर्स, आर्काइविंग और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अब सर्वर्स का काम क्या है कि डेटा कलेक्शन जो होगी वो सर्वर्स के थ्रू होगी। आर्काइविंग कंप्यूटर्स का मतलब है कि जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसकी डेटाबेस बनाई जा रही है, ठीक है। और एंड इंजीनियरिंग स्टेशंस जो कि टास्क डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसमें इंजीनियरिंग स्टेशंस भी होते हैं डीसीएस में। यही मैंने आपको बताया था कि एट प्रोसेसर लेवल कलेक्ट दी डेटा, हिस्टोरिकल डेटाबेस बनानी आर्काइविंग कंप्यूटर से बनती है। इंजीनियरिंग स्टेशंस टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड परफॉर्म टास्क इंक्लूड्स, यानी प्रोजेक्ट अगर बनाना है इंजीनियर्स जो डिजाइनिंग इंजीनियर्स हैं तो वो प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो टास्क परफॉर्म करेंगे। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, लॉजिक फॉर टास्क और GUI इंटरफेस यानी HMI डिजाइन करनी है, ये सब इस लेवल पर होगा। तो ये इसका डिस्प्ले है, यहाँ पे प्रॉफीनेट के थ्रू इस तमाम नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट किया गया है। अब प्रॉफीनेट क्या होती है? प्रॉफीनेट भी एक इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल है और ईथरनेट केबल उसमें यूज होती है RJ45 और प्रॉफीनेट के अंदर जो जितने ईथरनेट प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे IP एड्रेस, मैक एड्रेस और डिवाइस नेम, यानी जो भी जैसे HMI है, VFD, इन सब का डिवाइस नेम जो है ये नेटवर्क इंजीनियर को डिफाइन करना होगा अगर इसको यूज़ करना है प्रॉफीनेट को। प्रॉफीनेट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होती है और मैक्सिमम जो है वो 100 मीटर्स तक इसकी पॉसिबिलिटी होती है कम्युनिकेशन की, और इसका मेन पर्पस जो है वो फास्ट कम्युनिकेशन होता है, फास्ट रिस्पॉन्स, यानी अप टू 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक ये कम्युनिकेशन स्पीड होती है इसकी। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आपको ज़्यादा तेज़ स्पीड चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करना है तो आपको फाइबर ऑप्टिक पे शिफ्टिंग करना पड़ती है। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया कि प्रॉफी बस भी यूज होती है और प्रॉफी नेट भी यूज होती है। प्रॉफी बस जो है उसका डेटा रेट 9600 बिट्स पर सेकंड से 12 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है, जबकि प्रॉफी नेट जो है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड पर काम करती है और ये RJ45 कनेक्टर इसमें यूज होता है, जबकि यहाँ सीरियल कॉमन यानी DB9 कनेक्टर यूज होता है और 2 वाइट्स कनेक्शन है, उसके थ्रू प्रॉफी बस जो है वो डेटा ट्रैवलिंग होती है। 1000 मीटर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं और एक्सटेंडेबल होती है ये अप टू मैनी 1000 मीटर्स। 50 मीटर शॉर्ट डिस्टेंस पर भी आप इसको फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और प्रॉफीनेट जो है वो 100 मीटर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वर्क्स वेल इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इसलिए कि ये शील्डेड केबल होती है और इंडस्ट्रियल जो नॉइज होती है उनका इम्पैक्ट इस केबल पर नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको भी शॉर्ट डिस्टेंस पर फास्ट स्पीड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है
और इसमें जो एड्रेसेस हैं, डिवाइस नेम जो कि एक एड्रेस ही है, एड्रेस कैसा आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, ये डिफाइन करने होते हैं, उसके बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते इसे। अब DCS कंट्रोलर जो है वो नेक्स्ट लेवल है कि नेक्स्ट लेवल पर मास्टर कंट्रोलर होगा और वो सुपरवाइज कर रहा होगा इंडिविजुअल प्रोसेसर्स और IO मॉड्यूल्स को। These controllers are also responsible for providing the data to the servers। और ये इस DCS जो कंट्रोलर्स हैं इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी डेटा रिसीव हो रहा है वो सीधा और ऑपरेटिव जो OS सिस्टम्स हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि सर्वर्स हैं आपके। इंडस्ट्रियल ईथरनेट इज टिपिकली यूज फॉर कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस लेवल। इंडस्ट्रियल ईथरनेट का वही प्रॉफी नेट की बात हो रही है, प्रॉफी नेट प्रोटोकॉल जो कि प्रीवियस फिगर में दिखाया था कि जो OS सिस्टम्स हैं उनके दरमियान और सर्वर्स के दरमियान और कंट्रोलर्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो प्रॉफी नेट के थ्रू होता है। फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन हमें रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से लॉन्गर डिस्टेंस के लिए फाइबर ऑप्टिक को हम यूज़ करते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए। तो दीज आर दी DCS कंट्रोलर्स। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक बताया कि अगर और ज़्यादा दूर कुछ डिवाइसेस लगी हैं और वर्क स्टेशन हैं तो वहाँ उनको कंट्रोलर्स, DCS कंट्रोलर्स को और डिवाइसेस को जो कंट्रोलर का कनेक्शन है इंजीनियरिंग स्टेशन के साथ वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू किया जाएगा। एट दिस लेवल द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रही है। फील्ड डिवाइसेस, द नेक्स्ट लेवल इज द फील्ड डिवाइसेस, जहाँ पे आपने आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। कम्युनिकेशन बिटवीन दिस लेवल एंड द प्रोसेसर लेवल इज डन थ्रू एनी टाइप इंक्लूड इंडस्ट्रियल ईथरनेट, प्रोफिबस DP, ईथरकैट। ईथरकैट जो है ये भी एक टोपोलॉजी है जो कि यूज होती है मगर बहुत रेयरली यूज होती है, इसलिए कि इसमें रिंग टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा बढ़ जाता है कि अगर डेटा अगर ब्रेक हो गया तो जो कंट्रोलर है वो तमाम डिवाइसेस से कम्युनिकेशन मैसेज पास करेगा सीरीज़ में, और अगर ब्रेक उसको पॉइंट मिला और रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर दूसरी तरफ जो उसका रिंग बन रहा है तो वो उससे ट्राई करेगा, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। फाइबर ऑप्टिक जो है यहाँ पे इसका डिस्टेंस बताया कि 40 किलोमीटर तक ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है और इस पर 40 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से ये कम्युनिकेशन होती है। अब फील्ड डिवाइसेस में कौन कौन से हैं? कंपोनेंट लेवल ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, वॉल्व, मोटर्स और रिमोट आईओस। अब यहाँ पे तमाम प्रोटोकॉल्स को दिखाया गया है कि OS1 ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सर्वर्स हैं, आर्काइव कंप्यूटर्स हैं और इंजीनियरिंग स्टेशंस हैं, सर्वर डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और इंजीनियरिंग स्टेशन जो है वो टास्क लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक अगर फास्ट कम्युनिकेशन करनी है तो लॉन्ग डिस्टेंस तो फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर लिए, सब फील्ड लेवल है। और यहाँ पे ईथरकैट जो है इसको भी एग्जाम्पल करके दिखाया है कि इसको एक सीरीज नेटवर्क में आप अगर कनेक्शन करना चाहते हैं ईथरकैट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से प्रॉफी बस के थ्रू भी कॉम्बिनेशन करके दिखाया है। जितने इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हैं वो सब यहाँ पे एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किए गए। अब PLC और वर्सेस DCS इनका कंपैरिजन है इस स्लाइड के अंदर। फिर हम स्काडा को स्टार्ट करेंगे। अब PLCs जो है वो सिंगल स्मॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल कंट्रोलर है, बजट जो है वो लिमिटेड अगर है तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट सूटेबल है। प्रोसेसर अगर फेलियर हो गया तो ये एक इसका मेन प्रॉब्लम है क्योंकि कंट्रोलर फेल हो गया प्रोसेस नहीं होगा। DCS में लार्ज स्केल है, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट हाई है, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही है इसका, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, ज़्यादा डेटा होता है और प्रोसेसर फेलियर जो है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम का डिफरेंस विद DCS। SCADA सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। मेन इसका कंसर्न जो है वो डेटा कलेक्शन होता है, उसको शो करना। इट अलाउ सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट्स बोथ लोकली एंड रिमोटली। यानी आप और बड़ा स्केल अगर करना चाहते हैं कि जैसे डिफरेंट स्टेट्स में आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं डिफरेंट
जो इंडस्ट्रीज़ का और उन सब का जो डेटा आप गैदर कर रहे हैं एक रिमोट लोकेशन से, तो वहाँ स्काडा आ जाएगा। और वहाँ पर जो एसक्यूएल सर्वर बेस्ड डेटाबेसेस जो है वो बनाए जाते हैं ताकि डेटा को स्टोर किया जा सके, और ये सब रिमोटली करता है। इसमें आरटीयू और प्रोसेसर्स दोनों यूज़ होते हैं। SCADA also examines, collects and processes data in real time. अब the structural design of a standard SCADA system starts with the remote terminal units and PLCs. जो remote terminal और PLCs हैं ये दोनों processors हैं. The processor communicate with field devices includes valves, pumps, HMIs, etc. Here is an example कि ये WinCC based कंप्यूटर सिस्टम है और एक PLC कंट्रोलर के थ्रू ये इससे डेटा गैदरिंग हो रही है, और वो PLC जो है वो प्रॉफी नेट के थ्रू तमाम डिफरेंट अदर कंट्रोलर से जो रिमोट लोकेशंस पर हैं और इसकी लिंक्ड बना दिया गया है और वो डेटा कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग हो रही है। अब डिफ़ॉल्ट डेटाबेस फॉर IT. Previously SCADA developers did not implement the IT standard databases. यानी couple of years 10 years before 10 to 15 years before IT standard databases में यूज़ नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से SCADA जो है वो आउटडेटेड हो गया था। तो डिफ़ॉल्ट जो IT स्टैंडर्ड है डेटाबेसिंग के लिए वो SQL है, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेसेस है, बहुत वाइडली यूज होती है IT सेक्टर्स के अंदर। और अब ये SCADA में भी इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो मॉडर्न IT स्टैंडर्ड सच एज SQL एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो इंटीग्रेट कर दी गई है SCADA से, ताकि आप इजीली SCADA जो रिमोट लोकेशन पे जो आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर है वो आपने PC में इंस्टॉल कर दिया और वो इंटरनेट लिंक के थ्रू मतलब PLC से कनेक्टेड है, और PLC जो है वो इंटरनेट लिंक के थ्रू नेटवर्क से कनेक्टेड है, और रिमोटली आप डिफरेंट लोकेशंस पर इजीली डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर सकते हैं SCADA के अंदर। सो SCADA अलाउज रियल टाइम प्लांट इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। DCS में ऐसा नहीं है, DCS जो है वो थोड़ा लोअर स्केल के लिए है और उसमें आप मोबाइल ऐप्स आ गई हैं तो वो आप कर सकते हैं, मगर पूरे फॉर एग्जांपल पूरे कंट्री में अगर आप डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और एक जगह से आप रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो दिस इज SCADA। तो यहाँ पे एग्जांपल है SCADA डेटाबेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर मौजूद है, SQL और इंटरनेट लिंक के थ्रू मौजूद है। ये PLC जो है ये कंट्रोलर इंटरनेट लिंक के थ्रू डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं रिमोट लोकेशंस पर उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये डिवाइस। और आप इजीली जो है वो मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो SCADA DCS और PLCs का जो कंपैरिजन है वो इजीली हमने जो है वो इस स्लाइड्स के अंदर देख लिया है। यानी SQL डेटाबेसिंग इसमें इनकॉर्पोरेट अगर कर दी जाए और बहुत ही बिग अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है और उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं और रिमोट लोकेशन से बैठकर हम डिफरेंट चैनल्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो दिस इज SCADA। जबकि DCS में विद इन द यूनिट डिफरेंट PLCs कंट्रोलर्स हैं जो कि मेन कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड है, तो दिस इज DCS। DCS जो है वो डेटा कंट्रोलिंग और हार्डवेयर से ज़्यादा उसका ताल्लुक है, जबकि जो SCADA है उसका मेन काम डेटा को डिस्प्ले करना है। SCADA इज अ सॉफ्टवेयर, सुपरवाइजरी कंट्रोल जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को डिस्प्ले करेगा, गैदर करेगा इंफॉर्मेशन को और डिस्प्ले कर देगा फॉर द एनालिसिस। तो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन SCADA एंड DCS।